Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज हम ब्रिटिश हिस्ट्री का क्लास 8 ICC हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, बैटल ऑफ बक्सार के बारे में और क्या क्या हुआ, सिनेरियो क्या था, किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना दबदबा बनाए हुए थी और एक्सपेंशन करती जा रही थी और किस तरीके से इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन सिचुएशन उस वक्त थी। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं फिर आगे और क्या हुआ इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन 1798 टू 1805। अब 1798 से 1805 तक इंडिया ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया में एक्सपेंड किया। लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1798। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन गए 1798 में। ही फर्दर एक्सपैंडेड द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बाय कॉन्करिंग टेरिटरीज, और इन्होंने और राज्यों को और टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में लिया और अपना जो ब्रिटिश एम्पायर था वो उसको इंडिया में एक्सपेंड करते चले गए। टू डू दिस ही अडॉप्टेड टू स्ट्रैटेजी। इसको करने के लिए इन्होंने दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। पहले थी ही एम्प्लॉयड ए सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस और दूसरा था ही वेज वॉर अगेंस्ट द किंगडम्स ही वांटेड टू एनेक्स, और दूसरा उन्होंने उन किंगडम्स के खिलाफ जंग छेड़ दी जिनको ये अपने कब्जे में करना चाहते थे। ठीक है, इसमें जो सब्सिडरी अलायंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इसको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस ये भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द सब्सिडरी अलायंस, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको समझो सब्सिडरी अलायंसेस क्या होता है। The subsidiary alliance was based on the fact that the many Indian rulers were hostile towards each other. Subsidiary alliance बनाने का आधार क्या था कि उस टाइम पर बहुत सारे जो इंडिया के रूलर्स थे, राजा थे, वो आपस में एक दूसरे के प्रति होसाइल थे। उनका वो आपस में एक दूसरे के प्रति उनकी दुश्मनी थी। ठीक है, द ब्रिटिश अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली एक्सप्लॉइटेड दिस राइवलरी टू कॉन्कर मोर टेरिटरी। इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर इसका फ़ायदा उठाया इस दुश्मनी का, और उन्होंने आपस में राजाओं को और लड़वा दिया। ठीक है, और इसके और बदले में क्या किया, और टेरिटरीज़ उन्होंने हथिया ली। मतलब वही जो है ना आगे चल के पढ़ा था हमने डिवाइड एंड रूल, तो वही इन्होंने किया। इन्होंने देखा कि अरे ये दो जो राजा हैं ये आपस में इनमें वैसी दुश्मनी है, तो उनमें से उन्होंने दोनों दुश्मनों में से एक का साइड उन्होंने चूज़ कर लिया, उन्हें सपोर्ट किया दूसरे राजा को हराने में, और फिर इस तरीके से इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू कर दिया। The British asked the rulers to accept British paramountcy and sign a subsidiary treaty। ब्रिटिशर्स ने इन राजाओं से बोला कि आप हमारे अंडर आप आ जाइए। ठीक है ना। The British asked the rulers to accept British paramountcy and sign a subsidiary treaty। आप हमारे अंडर आ जाओ और एक सब्सिडरी ट्रीटी को साइन करो। इसके बदले में हम क्या करेंगे। इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू बैक द रूलर फ्रॉम इंटरनल रेबिलियंस एंड अटैक बाय हिज राइवल्स। इन्होंने एक ऑफ़र रखा रूलर्स के सामने कि आप हमारे अंडर आ जाओ और एक समझौता साइन करो जिसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। बदले में हम आपको क्या करेंगे, आपके ऊपर अगर कोई भी आसपास का पड़ोसी राज्य आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो उसमें हम आपका साथ देंगे आपके दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है ना, और इस तरीके से हम आपकी टेरिटरी को आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो देखो सामने वाले राजा को तो अपना फ़ायदा दिखेगा ना कि ये हमारी मदद कर रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस को प्रोजेक्ट किया उस टाइम के रूलर्स के सामने में, और उनसे कहा कि आप हमारे साथ एक समझौता साइन करिए जिसके तहत अगर आपके पड़ोसी राज्य आपके ऊपर अटैक करेंगे तो उस वक्त उनके खिलाफ जंग में हम आपका साथ देंगे। ठीक है, These were the terms that the rulers agreed to when they signed the subsidiary treaty। और इस ट्रीटी को साइन करने के बाद उन रूलर्स को इन टर्म्स को मानना ज़रूरी था। पहला टर्म क्या था कि द रूलर एग्रीड नॉट टू मेंटेन एन आर्मी ऑफ हिज ओन। उन्होंने बोला क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन रूलर से बोला जिसने भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया, उनसे कहा कि क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे इसलिए आपको अपनी आर्मी को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रूलर वॉज गिवन अ ब्रिटिश आर्मी टू कीप। रूलर को दे दिया गया एक ब्रिटिश आर्मी पूरी की पूरी दे दी गई कि हमारे बिहाफ में ये आपकी उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आप अपनी आर्मी को डिसमेंटल कर दो। दिस वॉज अपेरेंटली टू कीप द रूलर सेफ। ये इसलिए किया गया ताकि आप सेफ रहो क्योंकि हमारी आर्मी ज़्यादा वेल ट्रेंड है और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट इसके, ज़्यादा अच्छे वेपन्स है इसके पास, तो आपको सेफ रखने हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आपके पास आपकी आर्मी ना हो कि सिर्फ हमारी आर्मी रहेगी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इन
रूलर से ये बोला, ही हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस ब्रिटिश आर्मी इफ द रूलर डिड नॉट विश टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी ऑन हिज ओन, ही कुड सीड अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ब्रिटिश आर्मी का जो भी खर्चा आएगा, जो भी उनकी सैलरी देनी पड़ेगी या जो भी उनको रखने का, उनके खाने पीने का, रहने का जो भी खर्चा आएगा, वो आप रूलर्स को पे करना पड़ेगा। अगर आप ये मेंटेनेंस नहीं देना चाहते तो बदले में आप या तो ऐसा करिए, अपने राज्य का थोड़ा कुछ हिस्सा हमारे नाम कर दीजिए, उससे जो भी रेवेन्यू होगा उससे खर्चा उठा लेंगे। तो देखा यहाँ पे ये लोग प्ले कर गए। पहली बात तो उनसे कह दी कि आप अपनी आर्मी हटा दो, हम अपनी आर्मी आपको दे रहे हैं रक्षा के लिए, बदले में आपको उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप खर्चा नहीं उठाना चाहते हो तो अपने राज्य का एक छोटा सा हिस्सा दे दो, तो हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। या तो राज्य दो अपना, या फिर हमारे आर्मी का खर्चा उठाओ। तीसरा इन्होंने क्या कंडीशन रखी, द रूलर हैड टू सीक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश बिफोर ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर रूलर और वैगिंग वॉर अगेंस्ट अनदर किंगडम। तीसरा इन्होंने बोला, अगर आपने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तो किसी तीसरे राजा के साथ अगर आप युद्ध करते हैं या फ्रेंडशिप करते हैं तो पहले आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमने हाँ कहा तब तो आप युद्ध कर सकते हैं या फ्रेंडशिप कर सकते हैं, वरना आप नहीं करोगे। मतलब एक तरीके से इन्होंने उस राजा को अपने कंट्रोल में ले लिया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने कंट्रोल में ले लिया और उनका मिलिट्री भी अपने कंट्रोल में ले ली। अ रेसिडेंट बेसिकली अ ब्रिटिश ऑफिसर स्टेड एट द रूलर्स कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एनी अदर फॉरेन कंट्रीज वर नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ दीज रूलर्स। जिन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस साइन किया था तो एक ब्रिटिश ऑफिसर रेसिडेंट के रूप में राजा के कोर्ट में 24 घंटे मौजूद रहता था, और ये फॉरेन के किसी अदर फॉरेन कंट्री के किसी भी ऑफिसर्स को कोर्ट में अलाउ ही नहीं करता था। मतलब वो पूरा का पूरा जो वो राज्य था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। रेसिडेंट वो ये नज़र रखता था कि कहीं कोई भी दूसरी फॉरेन कंट्री का ऑफिसर आके इनको किसी प्रकार की कोई सलाह ना दे जाए, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर दिया। Having enforced these rules, the British enjoyed many benefits. इससे ब्रिटिशर्स को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा क्या हुआ, मतलब ये पूरी जो सब्सिडरी अलायंस बनी थी ना, पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, लेकिन प्रोजेक्ट इस तरीके से की थी कि सामने वाले राजा को उसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था और वो इस जाल में फंस गए, और जिस वजह से आगे आने वाले समय में उनको अपना राज्य खोना पड़ा और ब्रिटिशर्स ने उनके राज्य पे कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी बातों में इन राजाओं को फंसा लिया था और इनकी टेरिटरीज़ को हड़प लिया था। तो कौन कौन से स्टेट इसमें फंस गए थे ये भी हम आगे देखते हैं। दिस अरेंजमेंट विद द रूलर्स अलाउड द ब्रिटिश टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी विदाउट हैविंग टू पे फॉर द मेंटेनेंस। इस समझौते के तहत ब्रिटिश ने अपनी लंबी चौड़ी आर्मी तैयार कर ली और उसके बदले में उसको खर्चा भी उस ब्रिटिश को पे तो करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरा खर्चा तो उस राजा ने उठाया, है ना। तो खर्चा कुछ हुआ नहीं और ब्रिटिश आर्मी तैयार हो गई लंबी चौड़ी, जो आर्मी वो इन राजाओं के खिलाफ भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे और करी भी है। Second, by exploiting the terms of the subsidiary treaty, the company indirectly controlled the defense and foreign trade affairs of the protected ally। और जिस राजा को ये ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी, उनके इस ट्रीटी का एक्सप्लॉयटेशन करते हुए, इस ट्रीटी का गलत फ़ायदा उठाते हुए इनडायरेक्टली उन्होंने उनकी डिफेंस को और फॉरेन अफेयर्स को दोनों ही अपने कंट्रोल में कर लिया। क्योंकि डिफेंस को ऐसे, क्योंकि मिलिट्री इन्होंने बोली तुम अपनी हटा दो, हमारी सिर्फ मिलिट्री रहेगी। दूसरा इन्होंने एक रेसिडेंट रख दिया, उसके तहत कोई भी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति इन रूलर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता था। तो फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री डिफेंस दोनों की दोनों इन्होंने इस ट्रीटी के उसमें एक्सप्लॉइट करते हुए अपने कब्जे में कर लिया था। दिस मैन दैट दे कुड ओवरथ्रो द रूलर एंड नेक्स्ट हिज किंगडम इफ एंड व्हेन दे सो विश। इसका सीधा सा मतलब क्या था कि वो जब चाहे तभी उस रूलर को उस गद्दी से हटा सकते थे, क्योंकि भैया दोनों पावर उनके हाथ में थी, मिलिट्री भी उनके हाथ में थी, फॉरेन अफेयर भी उनके हाथ में था, तो वो कभी भी तख्ता पलट सकते थे और पलटा भी उन्होंने। तीसरा, द रेसिडेंट हैड द पावर टू मेडल इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू फर्दर हेल्प स्ट्रेंथन कंपनीज पोजीशन इन इंडिया। और जो रेसिडेंट जो इन्होंने अपना ऑफिसर इनके कोर्ट में अपॉइंट किया था, वो इनके इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस करता था, ताकि ऐसा कोई भी फैसला वो राजा नहीं ले पाए जो कंपनी के अगेंस्ट जाए। इससे क्या हो रहा था, कंपनी की पोजीशन इंडिया में और स्ट्रांग होती जा रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ जाने का उन्होंने कोई लूप होल ही नहीं छोड़ा था। The rulers who signed the subsidiary treaty were at the mercy of British। तो जिन जिन राजाओं ने ये ट्रीटी साइन करी थी वो ब्रिटिश की मर्सी दया के पात्र बन गए थे। अगर ब्रिटिशर्स की दया दृष्टि उनके लिए रही तब तो वो ठीक है, वरना अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो गए तो ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट हो जाएंगे।
They were completely dependent on the British and could not take any decision independently. वो पूरी की पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो गए और कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाए. Also the cost of maintaining the army and the resident drained the resources of the kingdom. और जो इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए सारा का सारा खजाना उनका खर्च हो गया. निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन 1798. सबसे पहले इस ट्रीटी को इस सब्सिडरी अलायंस वाले समझौते का साइन किया निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने. इसके बाद टीपू सुल्तान को हरा दिया 4th एंग्लो मैसूर वॉर में. तो नवाब ऑफ अवध साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन 1804. तो 1798 में हैदराबाद के निज़ाम, फिर 1799 में जो मैसूर था वो, थर्ड नवाब ऑफ अवध ने ट्रीटी साइन की 1801 में, फिर 1802 में पेशवा बाजीराव ने करी और फिर फाइनली राजपूत्स ने कर ली. तो 5-6 जो स्टेट्स थे वो इस ट्रीटी के अंतर्गत आ गए, है ना. निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन 1798. इन 1799 द कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर. द नवाब ऑफ अवध साइन द सब्सिडरी ट्रीटी इन 1801. पेशवा बाजीराव सेकेंड साइन द ट्रीटी इन बिसाए in 1802. Eventually the Rajputana rulers were forced to sign subsidiary treaty. Thus the ruler accepted the supremacy of the British and thus cemented the position of the British as a political power of India. इस तरीके से जो political power है ब्रिटिशर्स का इंडिया में पूरी तरीके से स्थापित हो गया और इन सारे राजाओं ने इनकी सुपरमेसी को मान लिया. ठीक है ना. तो इस तरीके से इसमें बता रहे. तो ये था सब्सिडरी अलायंस, समझ गए ना. सब्सिडरी अलायंस एक प्रकार का समझौता था राजाओं के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसके तहत कि जो ब्रिटिशर्स थे इन राजाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे उनके दुश्मनों से, और बदले में इनको मिलिट्री एक मिलिट्री मेंटेन करनी थी ब्रिटिशर्स की, और उसका पूरा खर्चा राजाओं को देना था. ठीक है. तो ये ऐसे कुछ पॉइंट थे. तो सब्सिडरी अलायंस को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में. नाउ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन 1805 से 1848 तक फिर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य फैलाया. इन द पीरियड बिटवीन 1805 एंड 1848 द ब्रिटिश पावर रोज सब्सटैंशियली इन इंडिया. द मराठास हैड बीन डिसिसिवली क्रश्ड बाय द ब्रिटिश बाय द टाइम द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड. द पेशवास टेरिटरीज वॉज annexed. Bajirao II was made a prisoner. The Maratha were no longer allowed to maintain an army. The older Marathas chiefs too relinquished control over the territories. The Rajputana rulers too accepted the British as a superior power. The British annexed Sindh in 1843. 1805 से लेकर 1848 तक ब्रिटिशर्स का बहुत तेज़ी से ऊपर ये लोग पहुँचे इंडिया में. काफ़ी इनका दबदबा बढ़ गया. इन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पूरी तरीके से मराठाओं को हरा दिया. जो पेशवा की जो जितनी भी टेरिटरी थी उसको अपने कब्जे में कर लिया. जो बाजीराव सेकंड थे उनको कैदी बना लिया. अब मराठा जो थे वो अपनी आर्मी खुद मेंटेन नहीं कर सकते थे. जितने भी पुराने मराठा के जो चीफ थे उनके भी कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरीज थी वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली. जो राजपूत जो रूलर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के सामने हार गए थे और ब्रिटिशर्स सुपीरियर हो गए थे. ब्रिटिश ने सिंध जो एरिया था 1843 में वो भी अपने कब्जे में कर लिया. पंजाब में का क्या हाल हुआ. पंजाब वॉज वन ऑफ द फ्यू इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडिया. उस वक्त पंजाब इंडिपेंडेंट था इंडिया में. कुछ ही 1-2 राज्य बचे थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के बाहर थे. उसमें एक पंजाब भी था. एट द टाइम पंजाब वॉज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह. उस वक्त पंजाब में जो राज्य कर रहे थे वो महाराजा रंजीत सिंह थे. Maharaja Ranjit Singh had built a huge army which was well trained and equipped at par with the European forces. जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी और उन्होंने बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग दिलवाई थी अपनी आर्मी को. यूरोपियन मतलब उनकी जो आर्मी इतनी वेल ट्रेंड थी कि वो यूरोपियन फोर्सेस के बराबर ही थी. ठीक है. तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो काफ़ी पावरफुल थे. बहुत अच्छी आर्मी थी उनकी पंजाब में और वो आर्मी वेल ट्रेंड थी और उन्हीं यूरोपियन फोर्सेस के टक्कर के थे. द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू मेडल विद हिज टेरिटरीज व्हाइल ही वाज अलाइव. जब तक वो जिंदा रहे महाराजा रंजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे पंगा नहीं लिया. उन्हें पता था हम इनके सामने टिक नहीं पाएंगे. बट आफ्टर ही डाइड इन 1839 देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर. लेकिन इनके मरने के बाद पावर के लिए लड़ाई होने लगी. महाराजा रंजीत सिंह सन दलीप सिंह असेंडेड द थ्रोन इन 1843. महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद इनके बेटे दलीप सिंह ने को राजगद्दी पे बैठाया गया 1843 पे. द आर्मी वॉज रियली पावरफुल ड्यूरिंग हिज रेन एंड हेल्ड द रियल पावर टू. इस वक्त आर्मी वाकई पावरफुल थी और
इनके हाथी में रियल पावर थी। सिख लॉस टू ब्रिटिश इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1845। 1845 में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ जिसमें दलीप सिंह थे और वो ये वॉर हार गए। द सिख्स डिड नॉट गो डाउन इवन आफ्टर द डिफीट, लेकिन हारने के बाद भी सिखों ने हार नहीं मानी। द सिख्स रीग्रुप्ड एंड वेज्ड व्हाट केम टू बी नोन एज द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सिख लोग थे वो फिर से इकट्ठा हुआ और उन्होंने दूसरा एंग्लो सिख वॉर छेड़ दिया। दिस वॉज फॉट इन 1848। ये लड़ाई हुई 1848 में, मतलब 3 साल के बाद। दिस वॉर प्रूव डिसीजन। अब ये तो फैसला हो गया इस वॉर में। क्या हो गया? सिख लॉस्ट टू द ब्रिटिश एंड पंजाब वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। तो सिख और एंग्लो के बीच में 2 वॉर हुए। दूसरी वॉर में बुरी तरीके से, पहली वॉर में भी हार गए सिख, दूसरी में बुरी तरीके से हार गए और पंजाब पर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिश का कब्जा हो गया 1849 पे। अब ब्रिटिश एक्सपेंशन इन 1848 टू 1856, इस बीच क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल इन 1848। लॉर्ड डलहौजी बन गए गवर्नर जनरल 1848 में और ही हैड द लास्ट ऑफ द एनेक्सेशन। और सबसे आखिरी के जो एनेक्सेशन, जो कब्जा हुए, वो इन्होंने किए। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि बहुत फेमस पॉलिसी है और बहुत बदनाम है जो पॉलिसी, और उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप देखो, ये मैप है इंडिया का 1856 का। जितना भी ऑरेंज एरिया ये बता रहा है किस प्रकार से इंडिया में ब्रिटिश का एम्पायर एक्सपेंड हो गया। जितना भी ऑरेंज एरिया दिख रहा है वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था 1856 तक। ठीक है, अभी हम आगे और देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। क्या है? अंडर दिस, इफ अ रूलर ऑफ अ किंगडम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन मीनिंग सब्सिडरी स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर, हिज टेरिटरी वुड लैप्स दैट इज बिकम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑन टू द अडॉप्टेड हेयर। इस पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा जाएगा, इसको अच्छे से समझो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस पॉलिसी की लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी किंगडम सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, अगर उस किंगडम का कोई भी नेचुरल वारिस नहीं है, कोई लीगल वारिस नहीं है, और वो किंगडम का अगर राजा मर जाता है तो उसके अडॉप्टेड सन को अधिकार नहीं होगा राजगद्दी संभालने का। मतलब अगर डॉक्टर ऑफ लैप्स की क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? कि अंडर दिस, इफ अ रूलर ऑफ द किंगडम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन मीनिंग सब्सिडरी स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर, हिज टेरिटरी वुड लैप्स। मतलब अगर बिना आपके लीगल संतान की जगह, अगर आपका रियल बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, और आप सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स के साथ हैं, तो आपकी टेरिटरी किसके कब्जे में आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ जाएगी और आपके अडॉप्टेड सन को ये अधिकार नहीं होगा कि वो आपकी राजगद्दी संभालें। दैट इज कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑन टू द अडॉप्टेड हियर। तो जितने भी दत्तक पुत्र थे उनके हाथ से ये जो अधिकार था ये छीन लिया गया था। इफ द किंगडम हैड टू बी पास्ड ऑन टू द अडॉप्टेड हियर, द अरेंजमेंट शुड हैव बीन अप्रूव्ड अर्लियर बाय द ब्रिटिश। और अगर कोई भी राजा इस ट्रीटी के तहत अगर वो चाहता, अगर उसके अडॉप्टेड सन ही उसे राजगद्दी संभाले, तो इसके लिए उसको पहले ब्रिटिशर से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और जो बिना किसी उसके बात के अगर ख़त्म हो गए बीच में, तो फिर उनकी टेरिटरी को इन्होंने एनेक्स्ड कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इसकी वजह से कौन कौन से जो राज्य थे जो उनके कब्जे में आ गए? एनफोर्सिंग दिस द ब्रिटिश एनेक्स सतारा, नागपुर, झांसी। तो ये सारे जो स्टेट थे, सतारा, नागपुर, झांसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। Another idea used by Dalhousie to annex territory was by declaring misgovernance in the kingdoms. दूसरा तरीका था इनको राज को हथियाने का। क्या तरीका इन्होंने अपनाया? इन्होंने बोला कि आप अपने राज्य को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन आपका नहीं चला पा रहे हो, इसलिए आप इस राज्य को चलाने लायक नहीं हो और ये राज्य हमारे को दे दो। नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध वॉज एक्यूज ऑफ बीइंग एन इनएफिशिएंट रूलर। इस तरीके से इन्होंने, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको बोला कि आप अपना राज्य अच्छे से चला नहीं पा रहे, इसलिए आपसे ये राज्य छीना जाता है, और अवध उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ही वॉज चार्ज विद नॉट बीइंग सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट इंट्रोड्यूसिंग द नेसेसरी रिफॉर्म्स। इन्होंने बोला आप अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हो और अब अच्छे रिफॉर्म सिस्टम अपने स्टेट में, रीजन में नहीं ला पा रहे हो, इसलिए ये राज्य आपसे छीना जाता है। Under this pretext, Awadh was annexed in 1856. इस
उसकी आड़ में इन्होंने 1856 में अवध अपने कब्जे में ले लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से झांसी, सतारा, नागपुर कब्जे में ले लिया, और भी जगह ली, और अवध को भी ले लिया। दिस वॉज द कॉज ऑफ अनरेस्ट इन द ब्रिटिश आर्मी बिकॉज मोस्ट सोल्जर्स केम फ्रॉम एंड अराउंड अवध। लेकिन इस तरीके से जब इन्होंने अवध पर अपने कब्जा जमाया ना, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स की जो आर्मी में अधिकतर जो सोल्जर्स थे ना, वो अवध के थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। भाई ब्रिटिशर जो आर्मी मेंटेन करे थे इंडिया में, वो इंडियंस ही तो उसमें आर्मी का काम कर रहे थे, सोल्जर से काम कर रहे थे, और वो सोल्जर अधिकतर कहाँ के थे? अवध के रीजन के थे। जब उन्होंने अवध के राजा को ही राज्य छीन लिया, तो उनके खुद के जो आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। दिस लेड टू द सोल्जर्स रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये इसकी वजह से उन्हीं की आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। Dalhousie abolished the title of many Indian rulers including the Nawab of Karnataka, Surat and Raja of Tanjore। तो अवध जैसे उन्होंने वाजिद अली शाह का जिस तरीके से अवध छीन लिया था, ठीक उसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे और भी रूलर्स के साथ इसी तरीके से उनकी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया था। उनमें से एक थे नवाब ऑफ कार्नाटक, सूरत और राजा ऑफ तंजौर। तो इस तरीके से इन्होंने ज़बरदस्ती से राज्य को अपने कब्जे में करते जा रहे थे और अपने ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाते जा रहे थे। He did not pay any pensions to ex-rulers. Peshwa Bajirao II and adopted son Nana Sahib was refused the pension that the Peshwa was entitled to। और ex rulers को कोई पेंशन नहीं दे रहे थे। पेशवा he did not pay pension to ex ruler, और इन्होंने कोई भी ex rulers को पेंशन देना बंद कर दी। पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन नाना साहिब थे, उनको भी पेंशन नहीं दी, और जो पेशवास को मिलनी चाहिए थी। कर्नाटक के जो रिलेटिव्स थे उनको भी कोई पेंशन्स नहीं मिली जो नवाब को मिलती थी। क्या रीज़न था, क्या कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश सक्सेसफुल होते जा रहे थे इंडिया में? एज यू रीड अबव द ब्रिटिश मैनेज टू एनेक्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इन लेस देन अ सेंचुरी। 100 सालों के अंदर ही, 100 सालों से कम के बीच में, एक सेंचुरी के अंदर ही इन्होंने बहुत सारा इंडिया के हिस्से में कब्जा कर लिया था। दिस वॉज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे कारण थे। पहला, द ब्रिटिश एम्प्लॉयड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने सबसे पहले डिवाइड और रूल किया, ठीक है, आपस में राजाओं को लड़ाया और उनकी लड़ाई का, उनकी दुश्मनी का फ़ायदा खुद के उसमें किया, एक का साथ दिया और दूसरे को उन्होंने हरा दिया। द एक्सप्लॉयटेड द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द नेटिव रूलर्स। जो नेटिव रूलर्स के बीच में जो एकता की कमी थी उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया ब्रिटिशर्स ने। द नेटिव रूलर्स हैड फेल्ड टू यूनाइट अगेंस्ट फॉरेन एनिमी एंड पेड प्राइस फॉर दैट बाय लूजिंग देयर किंगडम्स। और उन नेटिव रूलर्स ने अपने लोगों का साथ देने के बजाय इन ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और जिसकी वजह से इनको बदले में अपना भी राज्य गंवाना पड़ा, ठीक है। मतलब अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। उन्होंने ब्रिटिशर्स पे ज़्यादा विश्वास किया बजाय कि अपने नेटिव रूलर्स के बीच में, जिसकी वजह से फ़ायदा किसको मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो फैलते चले गए, उनका एम्पायर एक्सपेंड होता गया। सेकेंड, मैनी रूलर्स ऑफ इंडिया हैड फेल्ड टू बिल्ड अ रेपो विद देयर सब्जेक्ट्स। बहुत सारे राजाओं का अपने प्रजा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, वो अपने ही उसमें खोए रहते थे। उनकी प्रजा क्या सफ़र कर रही है, क्या फील कर रही है, इसके बारे में उनको पता ही नहीं था। इसकी वजह से क्या था, जो उनकी जनता थी वो उनसे इमोशनली अटैच नहीं थी। इसलिए जब कोई फॉरेनर्स इनके ऊपर अटैक करता था तो उनकी प्रजा भी इन राजाओं का साथ नहीं देती थी, और ये प्रजा के ही लोग जो थे इन राजाओं के खिलाफ मुखबिर बन जाते थे, मतलब वो सीक्रेट्स को लीक कर देते थे। समझ में आया? तो ये भी एक कारण था। तो अच्छे संबंध राजाओं आपस में, राजाओं के बीच में भी नहीं थे और राजा और उनकी जनता के बीच में भी नहीं थे। दे वर ऑफन इनसेंसिटिव टू देयर प्लीज एंड टैक्स देम हैविली। वो उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुनते थे अपनी जनता की, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करते थे, जिसकी वजह से वो टैक्स अपने राजाओं से दुखी थे। वो जो जनता थी वो अपने राजाओं से दुखी रहती थी और उनका साथ नहीं दिया उनके बुरे वक्त पे। दिस मेड देम अनपॉपुलर विद देयर सब्जेक्ट। सो व्हेन द ब्रिटिश अटैक द पीपल डिड नॉट हेल्प द रूलर्स। तो जब ब्रिटिशर्स ने उन पर अटैक किया तो उनकी जनता ने ही उनके राजा का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भी उनसे दुखी थे। Third, the Indian armies were poorly trained and underpaid as compared to the more disciplined, well-trained and better British paid army's counterpart। और उस वक्त जो इंडियन आर्मी थी उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, उनको पैसा अच्छे से नहीं मिलता था, ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन में नहीं थी। जबकि उसके दूसरे तरफ ब्रिटिश की आर्मी बहुत अच्छी ट्रेनिंग पाई के आई थी, अच्छा पेमेंट था और अच्छे डिसिप्लिन में थे, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलता था हर वॉर में और वो जीतते थे, और इंडियन आर्मी को हार का सामना करना पड़ता था लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट था द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ यूरोप हेल्प देम इम्प्रूव वॉरफेयर टेक्निक। एक्चुअली यूरोप में यूरोप शुरू से ही काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, जिसकी वजह से उनकी जो वॉरफेयर, उनकी जो युद्ध लड़ने की जो तरीके थे, टेक्निक थी, वो ज़्यादा एडवांस थी, जिसकी वजह से इंडिया हार जाता था, है ना। इंडिया हाउएवर वाज स्टिल यूजिंग अ बैकवर्ड, इंडिया में उस वक्त भी बैकवर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह जो कि इनकी एडवांस टेक्निक के सामने घुटने टेक देती थी और इंडियन राजाओं को उसके हार का सामना करना पड़ता था। वो खुद तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे, है ना, एक आदमी 10 से लड़ने का वो रखता था, लेकिन जब भाई टेक्निक की आपकी पुरानी होगी तो आप इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाओगे ना। नेक्स्ट, ब्रिटिश हैड बिल्ट अ वास्ट एम्पायर बेस्ड ऑन द नेवल स्ट्रेंथ। दूसरी तरफ इनकी नेवल, मतलब जो समुद्री एरिया समुद्र में था, उसमें भी इनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और हम लोग के इंडिया के राजाओं का तो उस वक्त नेवल स्ट्रेंथ कुछ ना के बराबर था, है ना। ऑन द अदर हैंड इंडियन रूलर्स डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवी, तो इनका नेवल स्ट्रेंथ भी ब्रिटिशर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण ये दिन पे दिन इंडिया में मजबूत होते चले गए और इंडिया को अपने कब्जे में करते चले गए, और आराम से 200 साल इन्होंने रूल कर लिया इंडिया पे। By the middle of 19th century, most of the Indian territories were under the British. This political expansion was followed by an intense economic exploit. और 19th century, मतलब जो चीज़ 17th century में शुरू हुई थी, 19th century के मिडल तक काफ़ी हिस्सा इंडिया का ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। इनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन जब पूरी तरीके से इंडिया में फैल गए, छा गए हैं, उसके बाद फिर इन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया, जिसको सोने की चिड़िया एक टाइम पे कहा जाता था, वो गरीबी की कगार पे आके खड़ी हो गई, ठीक है ना। वो पुअर पीपल में आने लगे, जो कि एक वक्त तक जो देश अपना सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकली भी हम लोग को वो किया और फिर इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें इसमें पूरे चैप्टर में ये समझाया गया है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक के बाद एक इंडिया के अलग अलग टेरिटरीज़ को कब्जा किया, कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन से लेके आए, और इन्होंने किस कमियों का फ़ायदा उठाया और इंडिया पे अपना एक्सपेंशन करते रहे। इस पर और किस तरीके से ये इतने पावरफुल बन गए और इन्होंने इंडिया पे ट्रेड किया। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स का दोनों कवर कर लिया है। आप इस चैप्टर को अपनी बुक से पढ़ो, और अगर इनकेस आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछो। इस तरीके से 1 by 1 सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के करेंगे क्लास 8 के, ठीक है। ये ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स इन्होंने रिवाइज़ किए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से डिटेल वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप अपने सजेशंस और अपना रिक्वेस्ट मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।